ये हो गया था ना, ये हो गया था, ये वाला रूल चलेगा आज। आज मैंने सुना था यहाँ पे गोयरा आ गया था बाहर। आप लोग थे, उस चले गए थे, उसके बाद आया था, उसी टाइम आया था। क्यों, ये कलेक्शन करता है क्या गोयरा में? तो इसलिए आप बाहर मत खड़ा होया करिए बारिश के टाइम में, और वो भी जानबूझ के उस झाड़ियों के साइड खड़े हो जाते हो, कभी कोई जानवर वानवर निकल गया तो। ओके। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। ठीक है, गुड आफ्टरनून। इट डिपेंड्स एक्चुअली। हाँ, नहीं, ऑन नॉट ऑन द क्लॉक टाइम। आपकी शेड्यूल पे डिपेंड करता है कि वेदर यू वांट टू विश गुड इवनिंग और गुड गुड आफ्टरनून। इस पे हमने एक क्लास ली थी शायद, है ना? नहीं ली थी क्या? ओके, चलो उस पे भी ले लेंगे। अभी इसको खत्म करते हैं। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का थर्ड पार्ट है आज, या फोर्थ पार्ट है? थर्ड और फोर्थ, थर्ड पार्ट है, ओके। सो लास्ट पार्ट में अपन ने एंटीसीडेंट वाला रूल कवर किया, ऐसा शैली ने बताया। वो एंटीसीडेंट वाला रूल क्या था? हाँ, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? उसमें क्या डिसाइड हो रहा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या चीज सीखी जा रही है? कि किसी वर्ब को कौन से सब्जेक्ट से डिसाइड किया जाता है, यही चीज सीखी जा रही है। किसी वर्ब को कौन से सब्जेक्ट से डिसाइड किया जा रहा है। आपने क्या बोला अभी? उसमें कुछ ऐसा कुछ कनेक्शन दिखाई नहीं दिया भाई, किसी वर्ब को किसी सब्जेक्ट से डिसाइड करना पड़े। मैंग बताओ, एंटीसीडेंट वाला क्या रूल था? आए थे आप लास्ट क्लास में? ये सो रहे थे? आए थे? हाँ, तो बताओ फिर। मौलिक? क्यों? हाँ, सक्षम। आए थे आप भी? फिर बताओ, एंटीसीडेंट वाला कौन सा रूल था, क्या रूल था? क्योंकि अब चैप्टर हो गया है। एंटीसीडेंट से चलती है वो, उसके लिए सब्जेक्ट का काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाली में भी मत बोलो, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद वाली वर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में जो वर्ब आएगी, उस जगह पे रिलेटिव प्रोनाउन खुद सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, तभी तो बाद में वर्ब आ रही है। तो उस वर्ब को डिसाइड कौन करेगा? उसके पिछला वाला नाउन या प्रोनाउन, जिसे अपन क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। इस पे अपन ने खत्म किया था, याद था आपको? पहले याद था? ये केवल इतना याद था कि एंटीसीडेंट वाला रूल, वो रूल भी याद था? ओके। आपको याद था? नहीं था याद? चलो। सो द नेक्स्ट रूल, सेंटेंस देखेंगे सब लोग इधर। तीन चार रूल्स बचते हैं, चैप्टर को खत्म करते हैं। चार सेंटेंस दे रहा हूं, चारों में आपको सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का डिसीजन लेना है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द सेमिनार यस्टरडे, या ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द, पहले वाले को डिसाइड करो। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज या वर? वाज। वर। वर। वर, दोनों को वर। अपने वाज। अच्छा, वर क्यों? ए नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? कुछ मात्रा में। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है कुछ मात्रा में, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो बहुत सारे। मीनिंग पता चला तो वर, कोई बात नहीं। एटलीस्ट ये तो पता है कि हाँ चलो बहुत सारे हो गए तो फिर वर आएगा। अब बस ये याद रखना है कि ए नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है। ए नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? ए नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, यानी कुछ मात्रा में, यानी मोर देन वन। ए नंबर ऑफ का मतलब मोर देन वन, अब वो कितने भी हों उसको हम ए नंबर ऑफ कहेंगे। ठीक है? ठीक है। सेकंड, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी नहीं है, पहली बात तो। इसमें पी साइलेंट होगा। इसमें क्या होगा? पी साइ, तो पी को भूल कर अब आप इसको रीड करो। सो साइकोलॉजी, एस वाई साई, को सी एच ओ को।
पी साइलेंट है वहां पे। हेलो, बस स्टैंड, बस। पी अगर साइलेंट है तो उसको हटा ही दो। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ a concept of English which is called as phonetics। फोनेटिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें अपन वर्ड को उच्चारण कैसे करना है ये सीखते हैं। तो वो पार्ट, वो मुद्दा उस वाले कॉन्सेप्ट का है। वो आप इंग्लिश में एमए करना, मतलब आप इंग्लिश में, अगर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर आप फर्दर स्टडी करते हो, एमए, बीए या फिर और फर्दर पीएचडी, तो आपको एक पूरी इतनी मोटी बुक मिलेगी फोनेटिक्स की। उसमें आपको ये भी बताएंगे कि आईएस को इज क्यों बोलेंगे, है ना, ई एन जी आई को इंजीनियरी क्यों बोलेंगे, पीई एन को पीन क्यों ना बोल के पेन क्यों बोलेंगे। ठीक है ना, सारा साउंड बताएंगे वहां पे, कौन से वॉवल से कौन सा साउंड निकलता है। सो दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट थिंग। अभी के लिए अपने को वो डायरेक्ट रूल याद रखना है, एंड वी आर हेयर टू डिस्कस द ग्रामर एंड नॉट ऑन द फोनेटिक्स पार्ट। ओके, सो अभी के लिए अपने को वोकैब डेवलप करने के हिसाब से स्पेलिंग याद रखनी है, और इतना याद रखना है कि पी साइलेंट है, क्यों है वो याद नहीं रखना या उस पर मनन नहीं करना। ठीक है, मनन मतलब डिस्कशन। ओके, सो यहाँ पे बताएं आप कि इज जनरली स्मॉल या आर, बोलो। इज, सबको इज चाहिए, आर किसी को नहीं चाहिए। कारण, द नंबर ऑफ का मीनिंग, द नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्या। द नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, संख्या। इसका सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा, साइकोलॉजी में रुचि लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या। क्या कहा मैंने, साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स की संख्या। तो ये क्या है, एक द नंबर ऑफ हमेशा क्या होगी, एक संख्या होगी। संख्या मतलब जैसे 10 ये भी एक संख्या है, जैसे 20 ये भी एक संख्या है, जैसे 25 ये भी एक संख्या है, जैसे 1 ये भी एक संख्या है। हर बहुत सारी संख्या है। तो कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, वो संख्या है तो एक ही ना। तो वो मैंने कहा कि वो जो साइकोलॉजी में बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, इसकी संख्या छोटी है, कम है तो वो एक ही संख्या ना, जो छोटी है कि बड़ी है तो वो एक ही संख्या ना। समझ गए, संख्याएं थोड़ी ना है वो। अगर वो गिनती में दो संख्याएं होती तब अपन आर लगाते हैं। तो द नंबर ऑफ के बाद क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, इज आएगा। द परसेंटेज ऑफ पीपुल वॉज या वर वेरी लो। अब परसेंटेज के हिसाब से क्या सेट होता है, हमने लास्ट क्लास में शायद कवर किया था, किया था। परसेंटेज के हिसाब से हमेशा सिंगुलर आएगा, चाहे से परसेंटेज ज्यादा हो या परसेंटेज कम हो, हम हमेशा कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर। तो क्या आएगा, द परसेंटेज ऑफ पीपल वॉज वेरी लो। लास्ट में द मेजोरिटी ऑफ राइटर्स, ये थोड़ा सा टिपिकल, द मेजोरिटी ऑफ राइटर्स हैज या हैव नॉट पास दिस स्टेज। मेजोरिटी ऑफ का मतलब संख्या में ज्यादा तो ए नंबर ऑफ होता है, किसी मामले में ज्यादा हो। मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत, बहुमत। ठीक है, सपोज क्या, पीछे है उसको दिख नहीं रहा, तो यहाँ आ जा फिर, ये चेयर लेके यहाँ, तू यहाँ पे है चेयर लेके। दिख रहा है अभी सबको, अब आ गया तू। ठीक है, थोड़ा पास में आ जाना, काटता थोड़ा ना हूं मैं, मारता हूँ बस। ठीक, हाँ, द मेजोरिटी ऑफ का मतलब बहुमत, बहुमत समझ गए, यानी रेशियो में ज्यादा होना। ठीक है, मान लो कि मेरे अभी अपन जैसे भी इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन में क्या कहते हैं, बहुमत। बहुमत किस सरकार किसकी बनी, जिसको जिसको बहुमत मिली, बहुमत मतलब जिसको मेजोरिटी मिली। समझ गए ना, मेजोरिटी किसी दूसरे के मुकाबले ज्यादा होना मेजोरिटी होता है। ठीक है, और ये हमेशा प्लूरल मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, उसके नाम में ही बहुमत है, बहु मतलब बहुत, तो बहुत है उसमें मत, उसमें वोट्स बहुत हैं, तो बहुत हमेशा प्लूरल वर्ड रहेगा। ओके ना, सो क्या आएगा, हैव। ए मेजोरिटी ऑफ कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, जो चार एक्सप्रेशन है आपके सामने में रख रहा हूं, उसके सामने चार रूल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, वैसे तो नीचे सेंटेंस में भी यूज कर लिया अपन ने, अब डायरेक्ट रूल की बात करते हैं। तो चार एक्सप्रेशन हैं, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द परसेंटेज ऑफ और द मेजोरिटी ऑफ। लिखो, ए नंबर ऑफ,
द नंबर ऑफ, द परसेंटेज ऑफ, और बोलो आगे। ये एक्सप्रेशन एज इट इज यूज करने हैं। इनमें अगर कुछ कुछ मतलब कुछ चेंजेस हो तो वो गलत माना जाएंगे। लाइक ए परसेंटेज ऑफ नहीं लिखोगे, द परसेंटेज ऑफ लिखोगे, लाइक ए मेजोरिटी ऑफ नहीं लिखोगे। नंबर ऑफ के बाद आप ए भी लगा सकते हो और द भी लगा सकते हो, ठीक है। और इनके बाद के वर्ब्स भी डिसाइडेड है कि सिंगुलर आएंगे या प्लूरल, वो भी आप याद रखोगे। तो ए नंबर ऑफ और द मेजोरिटी ऑफ के बाद तो प्लूरल है, और द नंबर ऑफ और द परसेंटेज ऑफ के बाद क्या है, वर्ब सिंगुलर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट रूल। अब इस रूल को एक बार याद रखना, ये रूल अभी अगले 2-3 रूल्स के बाद एक रूल आएगा, उससे हल्का सा क्लैश होगा ना, मतलब वापस इसको रिपीट करेंगे, एक साथ याद करेंगे, फिर उससे कुछ रिलेटेड रूल्स और फिर इसको। आ जाओ नेक्स्ट रूल देखो। ये आप हमने एडजेक्टिव में भी सीखा था, द फॉर्मर द लेटर। क्या मतलब होता है द फॉर्मर द लेटर का? पहले वाला बाद वाला। द फॉर्मर का मतलब ही पहले वाला है, द पहले वाला नहीं। द फॉर्मर का मतलब जस्ट पहले वाला, द लेटर का मतलब बाद वाला। क्या मीनिंग, मतलब इसको यूज क्यों करते हैं पहले वाला बाद वाला? अच्छा, अगर कोई चीज दो हो तो हम फिर क्या करते हैं, आगे बोलो। ठीक है, सबसे पहली चीज तो इसको आलसी लोग इस्तेमाल करते हैं। द फॉर्मर द लेटर शब्द को कौन इस्तेमाल करते हैं? आलसी लोग। आलसी लोग कैसे? दो चीजों का जिक्र हो कर दिया उसने अपने कन्वर्सेशन में, अब वो बार बार उनका जिक्र नहीं करना चाह रहा, तो पहले वाले को तो द फॉर्मर कह देगा और बाद वाले को द लेटर कर देगा। समझ गए? समझ गए? तो इनसे रिलेटेड रूल्स अपन ने सीखे थे। इनसे रिलेटेड रूल्स क्या थे? एक तो इनके साथ हमेशा द आता है, एक तो इनके साथ हमेशा द आता है। दूसरा लेटर की स्पेलिंग, क्योंकि 3 तरह के लेटर होते हैं हमारे इंग्लिश में, एक तो ये दिख रहा है, दूसरा एक ये लेटर भी होता है LATER लेटर, और एक नाउन होता है LETTR चिट्ठी पत्र लेटर या अक्षर। ठीक है, तो लेटर की स्पेलिंग LATTER, बाद वाला, ये लेटर होता है बाद में। ये लेटर क्या होता है? ये एक एडवर्ब होता है। ये क्या होता है? एडवर्ब, एक्शन, एक्शन के होने की समय की जानकारी देता है बाद में। ये लेटर तो नाउन है, आपको पता है, इसका मतलब होता है चिट्ठी पत्र, या लेटर का मतलब अक्षर भी होता है। वो लेटर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है बाद वाला, बाद वाला। ओके, तो तीनों में डिफरेंस क्लियर है। अब अभी अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, तो अपने को ये सीखना है इस रूल में कि द फॉर्मर द लेटर के साथ में अगर कोई वर्ब आ जाए तो सिंगुलर आए या प्लूरल है, वो सिंगुलर आए या प्लूरल है। ठीक है, देखें सेंटेंस देखना, सिंगुलर आएगी, पढ़ो। हम्म, बोलो। ऑफ आयरन एंड गोल्ड, मतलब ऑफ आयरन एंड गोल्ड का, आयरन मतलब, गोल्ड मतलब लोहे और सोने में से। वो चाहो तो ऐसे भी बोल सकता था कि सोना ज्यादा कीमती है और लोहा कम कीमती है, पर आलसी है, तो आलसी लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? द फॉर्मर और द लेटर का। तो क्या कह रहा है? आयरन और गोल्ड में से बाद वाला ज्यादा प्रेशियस है या कीमती है बजाय के पहले वाले से। बाद वाला मतलब उसने जिसका जिक्र बाद में किया वो है बाद वाला, और उसने जिसका उसने कॉन्वर्जेशन में जिक्र पहले किया वो है पहले वाला। समझ गए? क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे हम ऐसे मान सकते हैं कि ये द लेटर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? गोल्ड के लिए। और ये द फॉर्मर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? आयरन के लिए। द रूल इज द फॉर्मर या द लेटर के बाद में वर्ब आ रही है, आ रही है, यानी कि यूं कहूं द फॉर्मर या द लेटर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्ब को डिसाइड करने के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसके साथ वाली वर्ब उस नाउन या प्रनाउन से चलेगी। पहली बात तो प्रनाउन के लिए आता नहीं, नाउन के लिए आता है। उस नाउन के लिए चलेगी जिसके लिए ये आया है, तो लेटर किसके लिए आया है? तो गोल्ड के हिसाब से वर्ब चलेगी, तो गोल्ड के हिसाब से इज आएगा या आर आएगा? गोल्ड के हिसाब से क्या आएगा, इज या आर? इज, आर, गोल्ड के हिसाब से इज। गोल्ड इज ए मैटेरियल नाउन, और मैटेरियल नाउन अनकाउंटेबल की कैटेगरी का होता है, और उसके हिसाब से वर्ब सिंगुलर आएगी इज। ठीक है,
तो द फॉर्मर द लेटर के बाद में सिंगुलर वर्ब आएगी, ऐसा फिक्स नहीं याद करना। आपने कहा ऐसा फिक्स याद किया स्कूल में? फॉर्मल लेटर तो फिर पढ़ाते हैं। हाँ, तो उन्होंने कह दिया भाई सिंगुलर वर्ब यूज करो, उनके दिया सिंगुलर वर्ब यूज करो। अच्छा, उन्होंने एग्जाम्पल ये लिए कि जिसमें सिंगुलर वर्ब आ जाए, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें प्लूरल। देखो चेक करो, सेकंड देखो, आ जाओ। शेक्सपियर हैज रिटन मैनी ड्रामाज एंड पोएम्स। शेक्सपियर ने बहुत सारे ड्रामास और बहुत सारे पोएम्स लिखी हैं, बट पहले वाले बाद वालों से ज्यादा महान है या ज्यादा अच्छे हैं। तो पहले वाले मतलब पहले वाले, पहले किसका जिक्र किया? ड्रामास का। और बाद वाले मतलब बाद वाले किसका जिक्र किया? पोयम्स। तो वो कहना ये चाहता है कि ड्रामास ज्यादा अच्छे हैं पोयम्स से, पर आलसी है। तो ड्रामास के लिए उसने क्या वर्ड यूज किया? द फॉर्मर। क्या यूज किया? इसमें द हटाना भी पाप है, इसमें द हटाना भी एक पाप है। तो द के साथ ही आएगा फॉर्मर और लेटर हमेशा, तो याद ही आप द फॉर्मर रखो। ठीक है, तो द फॉर्मर का मतलब है यहाँ पे ड्रामास, और द लेटर का मतलब है यहाँ पे पोयम्स। हमको वर्ब किसके लिए डिसाइड करनी है? द फॉर्मर के लिए, क्योंकि द फॉर्मर के बाद वर्ब आ रही है ना, तो द फॉर्मर विल बी ट्रीटेड एज सब्जेक्ट, राइट? ये सब्जेक्ट माना जाएगा, इसके बाद में वर्ब आ रही है, तो ये वर्ब कैसे चलेगी? द फॉर्मर के हिसाब से। द फॉर्मर का मतलब क्या है? ड्रामास। तो अल्टीमेटली वर्ब किससे चलेगी? ड्रामास के हिसाब से चलेगी। तो ड्रामास प्लूरल आ गया, तो ड्रामास प्लूरल आ गया तो क्या आएगा? हाँ, ठीक है। सो प्लीज आप अपने स्कूल में जाके इसको क्लेरिफाई करें कि द फॉर्मर द लेटर के साथ में सिंगुलर वर्ब आना फिक्स्ड नहीं है, आप उसको चेंज मतलब रूल को थोड़ा सा संशोधित करवाएं, ठीक है ना, ताकि और बच्चे भी सही सीख पाए। और अगर कुछ ऐसी बात हो तो आप वो चीज यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं बाद में आके, ठीक है ना। क्योंकि कई देखो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का अंत नहीं होता, इसके रूल्स का भी अंत नहीं होता। कई बार क्या होता है, देखो हम एक रूल पढ़ रहे हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, लेकिन लैंग्वेज कोई कॉन्सेप्ट, कोई न्यूटन का कोई लॉ नहीं है जो किसी ने डिस्कवर किया। लैंग्वेज को ऐसी चीज नहीं है कि न्यूटन ने लॉ डिस्कवर किया, उसको थ्योरम बना दी किसी ने, पाइथागोरस थ्योरम। लैंग्वेज ऐसी चीज है जो समय के साथ इवॉल्व होती है, डेवलप होती है समय के साथ। तो समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है लैंग्वेज भी बदलती है, और उससे रिलेटेड थोड़े बहुत रूल्स भी बदलते हैं। जैसे कि पहले ट्रेडिशनल ग्रामर में आई और वी के साथ छेल आता था, बाकियों के साथ विल आता था। अभी मॉडर्न ग्रामर कहती है यूज करो किसी को भी किसी के साथ। तो बदला ना रूल, बदला ना। तो जैसे जैसे लैंग्वेज डेवलप होती है वैसे वैसे डेवलप, तो अगर हो सकता है कोई रूल हमसे भी मिस हो गया हो, या आज की तारीख के हिसाब से संशोधित किया गया हो, या चेंजेस आ गया हो, तो हम उसको जान ले, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर कुछ भी पता चले, किसी कोई रूल हमने पढ़ा उससे रिलेवेंट या उससे कुछ उल्टा रूल पता चले कि हमारे स्कूल में तो ऐसा बताया या कहीं भी बताया, नॉट ओनली इन द स्कूल, तो आप प्लीज यहाँ पे चर्चा करें, डिस्कस करें। ओके, आपका नाम ही चर्चित है, तो आप तो चर्चा करेंगे पैर को उधर कर। हाँ, और करनी है कुछ पीएचडी पैर के ऊपर दोनों। नजर तो तेरी पूरी नीचे ही है कि कैसे वो पैर मार रहा है। इधर इधर क्या कर रहा है जो तू तोड़ रहा है इसको? अब इधर ध्यान दे, ठीक है। द फॉर्मर द लेटर, देखो इधर देखो, इन एक्सप्रेशंस के बाद में आने वाली वर्ब उस नाउन के अनुसार, मैंने कहा था नाउन के लिए आएगा ये, द फॉर्मर द लेटर हमेशा किसके लिए आएगा? हाँ, ऑब्वियस बात है, ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? द फॉर्मर द लेटर हमेशा नाउन के लिए आएगा, प्रोनाउन के लिए नहीं आता कभी भी, ठीक है ना। मतलब किसी नाउन का ही जिक्र होगा ना, उसको ही रिपीट करने के लिए द फॉर्मर द लेटर आएगा, ऐसा नहीं किसी प्रोनाउन का जिक्र कर दिया उसके लिए द फॉर्मर द लेटर लगा रहा हूँ, ठीक है ना, हमेशा नाउन के लिए। सो उस नाउन के अनुसार फिक्स होती है जिनका जिसके लिए इसका प्रयोग किया गया, द फॉर्मर द लेटर का प्रयोग जिसके लिए, जिस नाउन के लिए किया गया, उस नाउन के अनुसार ये वर्ब्स दोनों फिक्स्ड होंगी, ये डिसाइड की जाएंगी। चले नेक्स्ट पढ़िए। मोर देन वन पर्सन हैज या हैव साइंड द पेटिशन। पेटिशन मतलब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो नहीं कह सकते, याचिका, न्याय याचिका। समझते हो न्याय याचिका क्या होती है?
ऑलरेडी जो कोई रूल बना हुआ है उसमें संशोधन कराने के लिए पेटिशन दायर करी जाती है। लाइक मान लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रूल बना हुआ है, उससे आप सहमत नहीं है, आप चाहते हैं कि वो रूल बदला जाए, तो भैया संविधान का रूल है, आपके कहने से अगले से कहने से तो नहीं बदला जाएगा। तो उसके लिए आपको कोर्ट में पेटिशन दायर करनी पड़ती है, और वो पेटिशन पे कंसिडरेबल नंबर ऑफ पर्संस के साइन होने चाहिए भाई, सब लोग। अब वो डिपेंड करता है कि वो रूल, वो पेटिशन कितनी स्ट्रांग है, ठीक है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो, वैसे तो बोलना ये अच्छी बात नहीं है, बट रिजर्वेशन होता है, आपको पता है ना, हमारे जो सिस्टम बना हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, रिजर्वेशन होता है। जैसे पहले किसी को रिजर्वेशन है, बाद में किसी को है, तो कुछ एसटी, एससी, ओबीसी, अलग अलग कम्युनिटी, तो उन्होंने फिर डिमांड करी कि हमको भी मिले, तो वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो फिर वो पूरी कम्युनिटी जब पिटीशन दायर करेगी, उनके बड़े बड़े नेता, उस कम्युनिटी के बड़े बड़े नेता, और बिल्कुल वो उस चीज को सही ठहराएंगे कोर्ट में आके कि इनको जरूरत है, तो ही वो संशोधन किया जाएगा। न्याय याचिका, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? न्याय याचिका मतलब होता है एक रिक्वेस्ट दायर करना, और न्याय याचिका मतलब लॉफुली दायर करना। ऐसे नहीं कि इस प्रिंसिपल को दिया है, छुट्टी देने की एप्लीकेशन दिया है, तो वो पेटिशन नहीं है, वो सदर सारा सरल सी एक एप्लीकेशन है ना। न्याय याचिका, ये न्याय लॉ के आगे आप एक रिक्वेस्ट रख रहे हो, ठीक है। सो एक से ज्यादा लोगों ने उस पेटिशन को, न्याय याचिका को साइन किया है, तो एक से ज्यादा ने किया है भैया, तो हैज या हैव? एक से ज्यादा ने किया इसलिए हैव। एक से ज्यादा ने किया इसलिए। अब बताना जरा। मोर बॉयज देन वन हैज या हैव फेल्ड इन दिस एग्जाम। इस एग्जाम में एक से ज्यादा लड़के फेल हुए हैं, उसमें एक से ज्यादा लोगों ने पेटिशन साइन किया है, इसमें एक से ज्यादा लड़के फेल हुए हैं, है ना। दोनों में एक से ज्यादा लोगों ने कुछ कार्य किया है, उसमें फेल होने का कार्य किया है, इसमें पेटिशन साइन करने का कार्य किया है। तो हैज या हैव दोनों में सेम ऑप्शन है। फर्स्ट वाले में तो आपने क्या डिसाइड किया था? हाउ। और सेकंड वाले में बोलो गरिमा। हम्म। दोनों में हैव। क्यों? एक से ज्यादा है। हाँ। दोनों में हैव क्यों? दोनों में प्लूरल सब्जेक्ट है। हाँ। दोनों में हैव क्यों? प्लूरल है। हाँ जी बोलो। बोलो बोलो जल्दी बोलो। नो कमेंट्स तो का तो ऑप्शन ही नहीं होता ना स्टूडेंट के पास। पेपर में लिख के आना देखे नो कमेंट्स। हाँ। दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, दिमाग के घोड़े तो दौड़ाना ही पड़ेगा। हाँ बोलो। फर्स्ट वाले में हैज और सेकंड वाले में हैव क्यों? ओके। फर्स्ट वाले में हैज और सेकंड वाले में हैव, ऐसे ना। हाँ बोलो। दोनों में हैव। उल्टा, जस्ट मैंग से उल्टा। ओके, ऊपर वाले में तो हैव और नीचे वाले में हैज, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमको वर्ब चलानी है गिवन नाउन के हिसाब से। किसके हिसाब से? और नाउन चलाना है उससे पिछले वाले उसकी उपाधि के हिसाब से। सुना दोनों बातें। नाउन को तो चलाना है उसकी पिछली उपाधि के हिसाब से, और एक बार नाउन चल गया, अब उस नाउन के हिसाब से वर्ब चलानी है। देखो यहाँ पे नाउन क्या है? पर्सन। यहाँ पे नाउन क्या है? बॉयज। तो पर्सन से पहले उपाधि है वन, तो सिंगुलर है ना, तो फिर पर्सन होगा। और इससे पहले उपाधि है मोर, तो मोर के हिसाब से यहाँ पे बॉयज हो गया। तो नाउन तो अपनी उपाधि से चल रहा है, अब इस नाउन के हिसाब से वर्ब चलेगी। इस नाउन के हिसाब से वर्ब चलेगी। सो पर्सन एक है तो उसके हिसाब से हैज, बॉयज एक से ज्यादा है तो इसके हिसाब से हैव। हालांकि मीनिंग दोनों का सेम निकल के आता है कि वहां पे लोग एक से ज्यादा हैं जो एक्शन कर रहे हैं, बट एक्सप्रेशन लिखने का जो तरीका है, उस तरीके के अंदर नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है या प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, उसके हिसाब से वर्ब को चलाया जाएगा। तो इसमें वर्ब की एरर तो बनेगी ही बनेगी, नाउन को इस्तेमाल करने की भी एरर बनेगी। कल को अगर मैंने यहाँ पे बॉयज की जगह बॉय लिख दिया तो यहाँ पर भी एरर है।
तो वहां पर भी एरर है। तो दोनों चीजें याद रखनी है। वन के बाद कोई भी नाउन आएगा तो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, वन, ओ एन ई वन। और मोर के बाद कोई भी नाउन जब भी आएगा काउंटेबल होना चाहिए तो प्लूरल फॉर्म में आएगा। किसमें आएगा? प्लूरल। अब उन नाउन के हिसाब से आपको क्या चलानी पड़ेगी? वर्ब को चलानी पड़ेगी। सो द रूल इज, तो मयंक पहली बार आपका जवाब सही निकला है, या यूं कहूं आपका तुक्का सही निकला है। सही है। चलो देखो, मोर देन वन, तो वन के बाद नाउन सिंगुलर, और मोर के जस्ट बाद नाउन आएगा तो वो प्लूरल आएगा। अब सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब चलेगी और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब चलाई जाएगी। वर्ब सिंगुलर, वर्ब प्लूरल। चलें, याद रह जाएगा ये रूल। नेक्स्ट, अब कुछ एक्सप्रेशंस दे रहा हूं मैं आपको, इसमें अगर किसी का मीनिंग नहीं पता हो तो बता देना। वैसे इजी इजी वर्ड्स हैं ये, कॉमनली यूज आने वाले। सीरीज ऑफ, ए गैंग ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए टीम ऑफ, ए बंच ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए बेबी ऑफ, ए ब्लॉक ऑफ। बेबी लड़कियों का झुंड, लड़कियों की टोली। बेबी ऑफ गर्ल्स होता है, हमेशा याद रखना। बेबी ऑफ हमेशा गर्ल्स होता है ना, लड़कियों की टोली को हम बेबी बोलते हैं। फ्लॉक मतलब जैसे भेड़ें होती है ना, भेड़ें या कोई जानवर जिसको अपन सपोज करो कोई आपने देखा हो गांव में चराते हैं, तो उनका जो ग्रुप होता है ना उसको कहते हैं फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ शीप। ठीक है। फ्लॉक ऑफ डॉग्स भी हो सकता, कोई भी जानवर हो सकता है। तो बस बोलते रहो एक दूसरे के खिलाफ, यही करने तो आते हैं। हाँ, और किसी का मीनिंग, बाकी सबका मीनिंग क्लियर है? बोलो। बैंड किसका होता है? बैंड म्यूजिशियंस का, यस। ठीक है ना। गैंग किसका होता है? गैंग रॉबर्स, गुंडों का, क्रिमिनल्स का गैंग। क्या? गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो नॉट फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। हाँ ठीक है, लेकिन वो होता भी होगा तो नॉट फ्रॉम। ठीक है, वो जो भी होता है वो ये नहीं होता। ठीक है। और सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला। सीरीज का मतलब क्या होता है? श्रृंखला। जैसे मैंने कहा सीरीज ऑफ 5 मैचेस, 5 मैचों की श्रृंखला, समझ गए? ब्लॉक मतलब होता है खंड, ब्लॉक मतलब होता है खंड। जैसे कि मान लो हमारी जो कॉलोनीज है वो ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी में डिवाइडेड रहती हैं, तो ब्लॉक ऑफ हाउसेस, है ना, खंड हो गया। बाकी बंच मतलब गुच्छा, बंच ऑफ कीज, है ना, चाबियों का गुच्छा। टीम समझते ही हो आप, सेट समझते ही हो। सेट वही अपन है ना, किसी क्वेश्चन पेपर का सेट हो सकता है, हाँ, ABCD वही से। ठीक है, तो करीब करीब क्लियर है सारी चीजें। अब बात करते हैं ये एक्सप्रेशंस अगर सेंटेंस में से हैं तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर पक्का, हमेशा सिंगुलर। चलो लेट्स सी द सेंटेंस। A gang of robbers was ever arrested yesterday. A team of players is reaching Jaipur today. Not ready. Yeah, are reaching. A series of lectures on Milton was ever delivered by Professor Jha. A band of musicians have been engaged in the program. शुरू करते हैं। गरिमा बताओ, गैंग ऑफ के हिसाब से, टीम ऑफ के हिसाब से, आर ओके, सीरीज ऑफ के हिसाब से वॉज, और ए बैंड ऑफ के हिसाब से नहीं बताओगे? आता तो वो भी कौन सा था, वो भी तो कहीं मारा है। वैसे इसको मार दो। बोलो बोलो बोलो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये टीम ऑफ के हिसाब से आर कहाँ से सीखा, मतलब आर कैसे लगा आपको? प्लेयर्स के हिसाब से, तो प्लेयर्स है तो उधर भी तो रॉबर्स हैं। अगर इधर प्लेयर्स हैं तो उधर भी तो रॉबर्स हैं। बात नहीं, रखो उसको रखो। हम्म, बोलो। यहाँ पे प्लेयर्स है तो वहां पे भी रॉबर्स हैं बेटा, फिर तो उसको भी वर्क करो। चलो शैली आप बताओ। स्टार्टिंग के 3 में तो सिंगुलर एंड, क्यों? पता नहीं, ऐसे गट फीलिंग आ रही है।
अंदर से आवाज आ रही है कि यही है। हाँ, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, हाँ भाई बताओ। सभी में सिंगुलर। अजय देवगन का फैन है क्या तुम? हाँ, सिंगुलर। उसकी तरह नहीं कर रहा ये, ऐसे ही करता है ना वो भी। हाँ, बता। हम्म। तो द रूल इज, देखो हम ऐसे भी देख सकते हैं इस रूल को, वैसे तो फिक्स रूल याद रखना है, बट अगर अपन ग्रामर भी लगाएं तो हम ऐसे देखेंगे कि प्रीपोजिशन से जब दो नाउन कनेक्टेड होते हैं बेटा, तो लेफ्ट साइड वाले को मेन नाउन माना जाता है। तो हम प्ले रॉबर्स, प्लेयर्स, लेक्चर्स और म्यूजिशियंस को तो देखेंगे ही नहीं। हम किसको देखेंगे? ए गैंग, ए टीम, ए सीरीज। क्या? लेक्चर्स है वो। लेक्चर नहीं पता? लेक्चर जो भी चल रहा है। ठीक है, तो किसके हिसाब से चलेंगे? और ए गैंग, ए टीम, ए सीरीज, ए बैंड, सब में ए लग रहा है, तो एक है वो, तो वो एक है, तो सब में क्या आएगा? सिंगुलर है। हाँ, किसी विशेष स्थान पर अगर ये ए से बढ़ के 2 या 3 हो जाए, ठीक है, जैसे 3 सीरीज ऑफ, तो फिर अब वर आ जाए। ठीक है, जैसे 2 टीम्स ऑफ, 2 टीम्स ऑफ, तो फिर ये आर हो जाएगा। ठीक है ना? तो वो विशेष, अगर ऐसे, वैसे ऐसे सेंटेंस आने के चांसेस बड़े कम है क्योंकि फिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं, अ गैंग ऑफ, अ टीम ऑफ, सीरीज ऑफ। ठीक है ना? एक गैंग इधर है, एक गैंग इधर है, तो होगा ना, ऑब्वियसली होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? एक गैंग तो उधर से आई, साउथ साइड से आई, और दूसरी गैंग इधर आई, दोनों ही भिड़ गई। ठीक है ना? एक गैंग तेरी, एक गैंग इसकी, तो हो गए ना 2 गैंग। ठीक है, समझ गए ना? जैसे तेरी गैंग का नाम हो गया, कौन सी गैंग है वो, एक जगह सुना था मैंने, बहुत अच्छा सा नाम था, मच्छर गैंग। उसकी है, ओके। चलो आओ। सो रूल देखो, वर्ब सिंगुलर, बस। ठीक है, वर्ब सिंगुलर है। अब वो स्पेसिफिक रूल जो मैंने आपको बताया, वो एज ए रूल किसी बुक्स में नहीं लिखा हुआ, पर अगर हो जाता है तो वी विल हैव टू मेक देम प्लूरल, जैसे ए टीम अगर एक से ज्यादा हो जाए तो। ठीक है, लास्ट रूल है चैप्टर का, शुरू करें। ऑल, a lot of, lots of, enough of, plenty of, 2/3 of, the rest of, half of, मोर या मोस्ट, ये एक्सप्रेशंस अगर हमारे सेंटेंस में, अब इस पे बात करेंगे, ये एक्सप्रेशंस अगर हमारे सेंटेंस में हैं, तो हम वर्ब सिंगुलर लगाएं या प्लूरल लगाएं? सेंटेंस दे देता हूं मैं सीधे ही। द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैज फेल्ड इन दिस एग्जाम या हैव फेल्ड। द रेस्ट ऑफ का मतलब ही बताते जाओ, जो जो सेंटेंस आते जाए उनका मीनिंग। द रेस्ट, बचे हुए, द रेस्ट ऑफ मतलब बचे हुए। मैंने सपोज करो है ना, जैसे मान लो 20 बच्चे हैं, मैंने कहा ये 5 पास हैं, बाकियों ने पूछा कि हमारा रिजल्ट, रेस्ट ऑफ सारे फेल हैं। किसमें नहीं आया? थोड़ा और पास आ तू। ठीक है, क्लियर है? चलो, क्लियर क्या है पहले बताओ, क्लियर तो अब करना है। हैव या हैज? हैव किसके अकॉर्डिंग? रेस्ट ऑफ के अकॉर्डिंग हैव। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। द रेस्ट ऑफ से कैसे फीलिंग आ रही है कि प्लूरल होता है? मतलब रेस्ट ऑफ से फीलिंग आ रही है कि प्लूरल होता है बेटा? बचे हुए हैं। और मैंने कह दिया, सपोज करो, सपोज करो मैंने आपसे एक ग्लास ऑफ वाटर मंगाया, ठीक है, मैंने थोड़ा सा पिया, 4-5 सिप पिया, ठीक है, आपने कहा सर ये पानी, मैंने कहा बचा हुआ पानी फेंक दो, तो अब मैं उसको भी कहूंगा द रेस्ट ऑफ वाटर, कहूंगा नहीं कहूंगा? अब क्या लगाओगे उस रेस्ट ऑफ वाटर के साथ, क्या लगाओगे? हाँ जी, अपने बोलो। सभी में प्लूरल? आपके बच्चे तो सेंटेंस आए नहीं है अभी, सब में पहले डिसाइडेड प्लूरल। हाँ, सक्षम बताना। पहले गर्दन ला, ऐसा मजा नहीं आया। ओके, हैव क्यों? स्टूडेंट्स हैं। ओके, हाँ आपने बोलो मैंग। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग है, मतलब द रेस्ट ऑफ, वेस्ट ऑफ तो कुछ होता ही नहीं सर, हटाओ उनको। अपने तो स्टूडेंट्स देखो और प्लूरल करो, ये तो सब मिथ्या है ना। हाँ, अपने हैव किसके अकॉर्डिंग?
द रेस्ट ऑफ के अकॉर्डिंग हैव, यानी द रेस्ट ऑफ जहां पर भी आएगा वहां पे हैव। मैं द कहूं द रेस्ट ऑफ वाटर, अब द रेस्ट ऑफ वाटर के साथ भी हैव ही आएगा। अब ऐसा आएगा, द रेस्ट ऑफ वाटर के साथ भी हैव आएगा। चलो सेकंड सेंटेंस देखो, ये लो, आपको मैंने सोचने में थोड़ा सा और मौका दे दिया। अब मैंने द रेस्ट ऑफ द टास्क वाज डन बाय राम या वर डन, बचा हुआ टास्क, टास्क मतलब कोई अलॉटेड वर्क, कोई काम। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। हाँ ठीक है, तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में क्या सिंगुलर प्लूरल नहीं आ सकता है क्या? सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट वो होगा ना, रेस्ट। देखो मेरी बात सुनिए, सेंटेंस ऐसे एक्टिव वॉइस में हो चाहे ऐसा पैसिव वॉइस में हो, वर्ब हमेशा अपने लेफ्ट साइड वाले से डिसाइड होगी। लेफ्ट साइड वाला जो सब्जेक्ट है उससे डिसाइड होगी, लेफ्ट साइड वाला ही सब्जेक्ट होता है हमेशा, वर्ब के लेफ्ट साइड वाला। यस, मतलब लेफ्ट साइड में अगर दो तीन है तो फिर डिसाइड करना पड़ेगा, उसके राइट साइड वाले से कभी भी डिसाइड नहीं होगी। एक ही जगह डिसाइड हुई थी बस, जब अपन ने एडवर्ब वाला रूल पढ़ा था, अगर एडवर्ब पहले आ जाए और सब्जेक्ट बाद में आ जाए तब राइट साइड वाले से चल रही थी। ठीक है ना, जैसे अंडर ए ट्री वाला जो सेंटेंस आया था। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वर्ब राइट साइड वाले से डिसाइड हो, हमेशा लेफ्ट साइड से डिसाइड होगी। हाँ बोलो। पर प्लूरल बोलो, सिंगुलर पहले, सिंगुलर, अभी तो आप कह रहे थे प्लूरल। हाँ बोलो शैली, आप क्या विचार है? वर्ब, तो आप अड़े हुए हो कि प्लूरल ही लगाएंगे हम रेस्ट ऑफ के साथ। हाँ अब वॉज किसके हिसाब से है? बस के हिसाब से। चलो सेकंड देखो, a lot of books is या are available on this topic in the library। a lot of books का मतलब क्या हो गया? बहुत सारी किताबें जो हैं इस लाइब्रेरी में इस टॉपिक पे अवेलेबल हैं। और a lot of के साथ अगर कुछ नाउन को बदल दिया जाए लाइक दिस, a lot of money has या have already been spent by the government on this project। बोलो शैली। have मतलब शैली एंड चर्चित ने तो फिक्स किया कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए वर्ब को प्लूरल ही रखना है। इनमें से कुछ भी आ जाए, या इधर मनी आ जाए, बुक्स आ जाए, टास्क आ जाए, स्टूडेंट्स आ जाए, हमेशा क्या करना है? वर्ब को प्लूरल करना है। अपने बोलो गरिमा। हाँ किसके हिसाब से? मनी के साथ, ये मनी माइंडेड है। हाँ है किसके हिसाब से? मनी, मनी भाई। ओके चलिए सुनिए, तो ये एक्सप्रेशंस अगर हमारे सेंटेंस में हैं तो वर्ब इनके बाद वाले नाउन के हिसाब से डिसाइड होगी। हाँ अब बदल दे बस, इनके बाद वाले नाउन के हिसाब से डिसाइड होगी शैली। तो बाद वाला नाउन पकड़ो, तो देखो पकड़ते हैं, रेस्ट ऑफ के बाद नाउन क्या आ रहा है? स्टूडेंट्स, प्लूरल, प्लूरल के हिसाब से हाँ। रेस्ट ऑफ के बाद नाउन क्या आ रहा है? सिंगुलर, टास्क के हिसाब से वाज। लॉट ऑफ के बाद नाउन क्या आ रहा है? बुक्स, बुक्स के हिसाब से आर। लॉट ऑफ के बाद क्या आ रहा है? मनी, मनी के हिसाब से हैज। मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। ठीक है, मनी, वाटर, अभी मैं द रेस्ट ऑफ वाटर बोलूंगा तो भी सिंगुलर आएगा, क्योंकि मनी, वाटर ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है ये? तो अनकाउंटेबल नाउन के हिसाब से, वाटर के हिसाब से सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी वर्ब वो डिसाइड करवाना चाहे। ठीक है, तो द रूल इज इनके बाद नाउन आएगा, पहली बात तो इनके बाद नाउन भी जरूर आएगा। इनके बाद नाउन ना आए तो भी गलती है, इनके बाद नाउन ना आए तो भी गलती है। उस नाउन के बाद में जब वर्ब आएगी, और वो नाउन के जस्ट बाद आती है, थोड़ा दूर आती है, पर बाद में जो वर्ब आएगी वो किससे चलेगी? इस नाउन से चलेगी। ये वर्ब जो है इन एक्सप्रेशंस के साथ में इनको तो देखेगी नहीं, इस नाउन से चलेगी। ठीक है, अभी क्लियर है? इन एक्सप्रेशंस में आने वाली वर्ब इनके बाद में आने वाले नाउन के अनुसार फिक्स होती है या डिसाइड होती है। ठीक है, क्या क्लियर है? ओके हाँ, चैप्टर तो खत्म हो गया। अब हाँ टाइम भी हो गया, टेस्ट की बात बाद में, पहले कुछ देखो, ए लिखा हुआ हो और इसके बाद में कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो,
जैसे कि अभी आया था ए लॉट ऑफ, उससे पहले आया था टीम ऑफ, आया था। तो ए के साथ में जो एक्सप्रेशंस लगे रहते हैं, कुछ भी लगे रहते हैं, उसके साथ में वर्ब कैसी आती है, मतलब एक कॉमन रूल याद कर लेते हैं अपन। ए के साथ में जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसके बाद वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है, प्लूरल होती है, किसी के हिसाब से चलती है, क्या होती है। ठीक है, तो ए के साथ में जो एक्सप्रेशंस होंगे उनको अपन तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कितनी कैटेगरी में? तीन कैटेगरी। पहली कैटेगरी में मैं लिख रहा हूं अ लॉट ऑफ, क्या लिख रहा हूं? दूसरी कैटेगरी में मैं लिख रहा हूं ए नंबर ऑफ, क्या लिख रहा हूं? ए नंबर ऑफ। ओके। और तीसरी कैटेगरी में मैं लिख रहा हूं ए बचे हुए सारे, इनके अलावा कुछ भी आ जाए, इनके अलावा कुछ भी कैसे आ जाए, जैसे कि टीम ऑफ, ए बंच ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए बेबी ऑफ, जैसे जितने से इतने सारे ए आए थे ना, ए। तो इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करके अपन इनका रूल रिवाइज कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। कैसे? ए लॉट ऑफ के बाद वाली जो वर्ब है वो तो इसके बाद पहले वाले नाउन से फिक्स होगी, अभी अभी सीखा अपन ने। तो इसके बाद वाली वर्ब तो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकती है ना, बोलो। सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। कौन डिसाइड करेगा? ये बैठा हुआ नाउन डिसाइड करेगा। ठीक है। ए नंबर ऑफ के बाद अभी अभी हमने सीखा था, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, तो वर्ब हमेशा इसमें प्लूरल चलेगी हमेशा, कुछ भी हो जाए। और जो कुछ भी बच गए, जैसे टीम ऑफ, ए बंच ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए बेबी ऑफ, सबके साथ वर्ब कैसी चलेगी? सिंगुलर चल, कैसी चलेगी? सिंगुलर। तो ये ए वाले एक्सप्रेशंस का एक कॉमन रूल बन गया। सारे इधर से उस रूल से भी वो वाला ए वाला एक्सप्रेशन ले लिया, इस रूल से भी ए वाला एक्सप्रेशन ले लिया, इस रूल से भी ए वाला, तीन रूल से ये एक्सप्रेशन उठाए हुए हैं। ए नंबर ऑफ कहां से उठाया हुआ है? वो जो अपना आज का पहला रूल पढ़ा था, ए नंबर ऑफ द परसेंटेज ऑफ और द मेजोरिटी ऑफ, उसमें से तो हमने उठाया ए नंबर ऑफ। उसके बाद फिर एक रूल अभी आया था जिसमें बहुत सारे ए के साथ एक्सप्रेशन थे, लाइक ए टीम ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए बंच। और एक लास्ट वाले रूल से अपन ने ए नंबर ऑफ वाला एक्सप्रेशन उठा लिया और ए वाले एक्सप्रेशंस का एक कॉमन रूल बना दिया। ठीक है, तो तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। ए नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल, ए नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल। अ लॉट ऑफ के बाद डिसाइड होगा वर्ब, जो भी नाउन आएगा उसके हिसाब से या तो वर्ब सिंगुलर भी हो जाएगी या वर्ब प्लूरल भी हो जाएगी। इसके अलावा जो भी बच गए सबके साथ वर्ब कैसी आएगी? हमेशा सिंगुलर आएगी। समझ गए? क्लियर है? सो क्लियर, ऑल क्लियर। छोटा सा चैप्टर था, इजी सा, तो होपफुली सबको सारे रूल्स याद होंगे हैं। सो कैन वी टेक ए स्मॉल टेस्ट? तो फिर कल तो क्या हुआ? तो फिर कब दोगे बताओ? अगले संडे। बेटा पहले ही सैटरडे सैटरडे तो क्लास मिलती है अपने, मतलब वीकली तो क्लास मिलती है, उसमें फिर एक वीक आप टेस्ट देने में वेस्ट करोगे, अभी ले फिर लो। एक वीक उसका एनालिसिस में, यानी 15 दिन तो आप केवल इसमें वेस्ट कर दोगे, टेस्ट और एनालिसिस। सर अभी ले लो। सो देखो क्लास अपने को सैटरडे संडे मिलती है। सर 5 सेंटेंस कर लो। 5 सेंटेंस में नहीं, कम से कम 50 सेंटेंस तो देंगे तभी मजा आएगा। हाँ, आज नहीं नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम आप कल परसों में डिसाइड करो, सैटरडे का वेट नहीं करेंगे, सैटरडे को तो अपन क्लास लेंगे। देखो चाहे से इसकी एनालिसिस क्लास सैटरडे को रख देंगे, इसकी एनालिसिस क्लास सैटरडे को रख देंगे, है ना। और टेस्ट आप सैटरडे से पहले ही कोई एक दिन आप सब लोग डिसाइड करके बता दो, वेडनेसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, सैटरडे से। 23 से एग्जाम है, तो एग्जाम में आया होगा, ये आ रहा होगा, सही कह रहा है ये, आ रहा है। इस बार नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अगले के लिए तैयारी कर। क्या आ रहा है? आ रहा है आपके? डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पहले अभी है एक्टिव पैसिव वॉइस, वो अपन संडे को स्टार्ट करेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस के बाद फिर अगला टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना, निकल जाएगा तो फिर बोर्ड एग्जाम आएगा ना, उसमें हेल्प मिलेगी ना। हाँ जी, अभी पहले इस टेस्ट का बताओ मुझे, ऐसे काम नहीं चलेगा, इससे पहले का भी टेस्ट नहीं दिया आपने। 2 दिन वेस्ट कैसे होंगे? 15 दिन वेस्ट होंगे। तो मतलब टेस्ट ही ना लें, ऐसे थोड़ा ना होता है। सर आज ले लो। आज तो कितने बच्चे आज चाहते हैं, हाथ खड़े करो। अकेले? अच्छा मंडे के साथ, मंडे को बताओ, मतलब कल, कल वेनेसडे या थर्सडे, वेनेसडे या थर्सडे, जल्दी बोल। सैटरडे तो नहीं,
वेडनेसडे या थर्सडे? क्या वेडनेसडे या तो वेडनेसडे डिसाइडेड। और 4 बजे ले लेना। पेपर हो जाएगा किसका? कब है? वेडनेसडे को ही है। तो फिर ट्यूसडे को दो बेटा, उसका पेपर हो जाएगा, उसके टॉपिक आ रही है, उसका रिवीजन हो जाएगा भाई, उसके बारे में सोचो। क्या? तो फिर कल ही दो सब लोग। सबके बारे में सोच लिया, आप कल ही दो। और 4 उसके बारे में भी सोच लिया, इसके बारे में सोच लिया, आप कल ही दो। आज अभी घर जाके बैठ के पढ़ाई करो। और मुश्किल से 13 या 14 रूल्स है बेटा। ओनली 13 और 14 रूल्स हैं। आप 13 या 14 रूल्स का रिवीजन करो, आप चैप्टर का टेस्ट देने के लिए रेडी। और छोटा सा चैप्टर है, सरल सा। कल ही दे दो, ठीक है? ठीक है। टाइम। समय अब टाइम डिसाइड करते हैं। जगह तो क्या पहाड़ पे थोड़ी जाके देख। वैसे 4 रूम है। अच्छा, वो तो इधर आके डिसाइड कर लेंगे भाई, इस रूम में बैठ जाओ, उसमें क्या तेरे को क्या कोई किसी से एड्रेस पूछना पड़ेगा भाई साहब ये रूम कहाँ पड़ता है? हाँ। हाँ बताओ। सर, हमें एक room तो दे देखो, सुबह को तो आपकी साइंस की क्लास होती है, सुबह को दे लें क्या? दो। कितने बजे? 5 बजे। हम्म, सर 5 बजे लो। अच्छा। इवनिंग में फिर आपकी कंटिन्यूअस क्लासेस हैं, इनकी तो साइंस एंड मैथ्स की, और आपकी भी साइंस एंड मैथ्स की। नहीं हमारी नहीं। तो कोई बात नहीं, जरूर हो ना सारे एक साथ टेस्ट दो, जो जिस समय अवेलेबल हो टेस्ट दे लो। लाइक 3 बजे दे दो। अभी तो तू कह रहा था कभी भी ले लो। नहीं, स्कूल से कब आओगे? 3 बजे घर पे आते हो तो 4 बजे दे दो। 4 बजे आप। मैथ्स की क्लास तो 6 बजे होगी। अच्छा, आप तो मैं साइंस में नहीं आते हो, तो आप 5 बजे आ जाओ। सब अपने अपने टाइम से कनेक्टेड आ जाओ ना, ऐसा कोई जरूरत नहीं कि सब लोग एक साथ ही बैठ के टेस्ट है ना। मैं 4 बजे आ जाऊंगी। आप 4 बजे, आप 4, आप 5 बजे। टेस्ट देने कब आएगा? 7 बजे आएगा। मैथ्स के बाद देगा तू? ओके, ठीक है, एज यू विश, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बता। कब, पहले या बाद? पेपर रेडी करने पड़ेंगे उस हिसाब से। 3 बजे आएगा तू? 3 बजे आएगा? ये कौन सा टाइम हुआ भाई? 3 बजे क्यों आएगा? 4 बजे आना। 4 बजे साइंस की क्लास है। ओके, तो तू 3 बजे आएगा। ठीक है, तो मैं 3 बजे पेपर रेडी करवा दूंगा यहाँ पे। आप जो भी जिस भी समय पहुंचे, आप 3 बजे पहुंचोगे, आप 4 बजे पहुंचोगे, आप 5 बजे पहुंचोगे, और कभी भी आ जाओ। आप तो 6 बजे पहुंचोगे। तो कब पहुंचेगा फिर? आएगा ही। क्यों नहीं आएगा? कहाँ जाएगा? तो फिर पहले आ जा। तो 4 बजे आ जा। बाय। सुबह आ जा। कोई बात नहीं, एसएसटी वाले सर से मैं बात कर लूंगा कि कल आ जाए, जिसको टेस्ट देने दो। हाँ, तो शुरू कर रहे हैं तो कौन सा तू एक भी कोई बात नहीं, आप कल आओ, टेस्ट दे के फिर जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा टेस्ट। टेस्ट आपको, अच्छा आप सबको लग रहा है 1-1 घंटे का टेस्ट लगेगा? आधे घंटे का टेस्ट है, मुश्किल से। टिक मार्क ही तो करना है, कौन सा कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है बैठ। ठीक है ना? तो आप आधे घंटे में, 6 बजे खत्म होती है ना अपनी क्लास? नहीं, फ्राइडे फ्राइडे तक नहीं वेट करेंगे, 6 बजे खत्म होती है ना तेरी क्लास मैथ्स की? तो 6 से 6:30 तो टेस्ट देगा, 6:30 रवाना कर दूंगा। बीच में तो फिर मैथ्स नहीं पढ़नी? नहीं, ऐसे नहीं होता। 6 से 6:30 दे सकते हो, 6 से 6:30। ठीक है, चलो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। डिसाइडेड? इट्स डिसाइडेड, कल टेस्ट है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।